हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के कारण। देखिए, फ्रांस की क्रांति मतलब एक साथ ही नहीं हुई, उसके लिए कई परिस्थितियां और निरंतर चलती रही थी, जिसकी वजह से ये क्रांति हुई थी। तो ये फ्रांसीसी की क्रांति में सबसे जो मुख्य कारण रहा था, जिसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे: राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके राजनीतिक कारण। देखिए, राजनीतिक कारण में हम देखते हैं तो सबसे पहला कारण होता है इसका सबसे पहला जो कारण होता है इसका निरंकुश राजशाही। दूसरा कारण होता है कि जो वहाँ का जो राजा था वो काफ़ी निरंकुश था, जिसकी वजह से ये क्रांति हुई थी। दूसरा कारण है दरबारियों की विलासिता। जो दरबारी लोग थे, अधिकारी वर्ग था, वो काफ़ी विलासी था, जिसकी वजह से ये क्रांति हुई थी। और जो तीसरा कारण है इसका प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अति केंद्रीकृत शासन। न्याय व्यवस्था की दुर्बलता। यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था थी वो काफ़ी दुर्बल थी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव, ये राजनीतिक कारण है। आगे जाके हम इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एक कारण है सामाजिक कारण। समाज को 5 वर्गों में बांटा हुआ था: एक पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग और एक मध्यम वर्ग। इनमें आपसी संघर्ष की वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। एक कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में कई और कारण हैं, जैसे अपव्यय मतलब अर्थव्यवस्था, मतलब इनकम से ज़्यादा ये खर्च कर रहे थे। दोषपूर्ण कर व्यवस्था, कर प्रणाली की वसूली की जो प्रणाली थी वो बहुत गलत थी, जिसकी वजह व्यापारिक और व्यावसायिक अवसरों पर अवरोध, बेकारी की समस्या और सैनिक का असंतोष, ये इसके मुख्य कारण थे। अब देखिए, जो फ्रांस की क्रांति है, 18वीं शताब्दी में फ्रांस की क्रांति हुई। इसका प्रभाव पूरे विश्व में व्यापक प्रभाव पड़ा। विकास फ्रांसीसी क्रांति में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जिस भावना का विकास हुआ, उसने विश्व के अन्य राष्ट्रों को भी प्रभावित किया। अब देखिए, राजनीतिक कारण जो हम पहले बता चुकी थी। तो निरंकुश राजशाही, इसका मतलब है यूरोप के अन्य देशों के समान फ्रांस में भी राजतंत्र था। राजा के हाथों में सारी शक्तियाँ केंद्रित थीं। राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि और उसकी इच्छा ही कानून थी। जो राजा कह देता था वही कानून माना जाता था। और फ्रांसों में जो सबसे ज़्यादा जो लंबा शासन किया था, जो बूर्बो वंश के सम्राट थे, लुई 14वें, उन्होंने अपने आप दंभ भरते हुए कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। मतलब ये इतने ज़्यादा निरंकुश थे कि वे अपने आप को राज्य ही कहते थे कि मैं आदेश कर दूंगा, जो मैं कहूँगा वही कानून है। इस व्यवस्था से राजा की आज्ञा का उल्लंघन अपराध था। कहा जाता था कि जिसने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया वह अपराध है। अब देखिए, दूसरा जो कारण मैंने बताया था, राज दरबार में विलासिता। जैसे फ्रांस का दरबार विलासिता का केंद्र बन गया था। जनता से वसूला गया धन निर्ममता पूर्व राजा के अपने भोग विलास और आमोद प्रमोद में खर्च किया करता था। तीसरा कारण मैंने बताया कि तीसरा कारण है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार में कह सकते हैं कि राजा ही एक ऐसा नहीं था जो राजा ही अकेला निरंकुश नहीं था, वरन उसके अन्य कृपा पात्र भी को भी प्रजा के दमन और शोषण की पूरी छूट दे रखी थी। कोई भी जो मंत्री होता था, जो कर्मचारी होता था, राजा की मुद्रा वाले पत्र की सहायता से किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकता था। इस प्रकार का नागरिक स्वतंत्रता और सुरक्षित बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा था। तो कह सकते हैं कि सभी मतलब जो पैरवी मतलब चापलूसी करने वाले भी इसके भ्रष्ट थे। इससे प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ा। अब देखिए, अगला कारण है अति केंद्रीकृत
प्रशासन। फ्रांस के जो प्रशासनिक व्यवस्था की एक बड़ी दुर्बलता ये थी कि प्रशासन की जो सारी शक्तियाँ सब राजा के ऊपर डिपेंड थी। उनकी इच्छा और सहमति के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता था। जो स्वायत्त प्रशासनिक संस्थाओं का प्रचलन कहीं भी नहीं था। प्रशासनिक अव्यवस्था का मतलब फ्रांस की जो शासन व्यवस्था पूर्णतः भ्रष्ट, अव्यवस्थित और दोषपूर्ण थी। राज्य के पद योग्यता और कुशलता के आधार पर प्रदान न करके उनको क्या किया गया था, नीलामी और कुलीन और सामंतों के राजा के जो कृपा पात्र थे उनको दे दिए गए थे। पदाधिकारियों को भी असीमित अधिकार दे दिए गए थे। वे जन कल्याण की ओर ध्यान देने की अपेक्षा अपने हितों की ओर अधिक ध्यान देते थे, जो स्थानीय स्वशासन जैसी कोई भी चीज नहीं थी। स्थानीय कर्मचारी छोटी छोटी बातों के लिए राजधानी आदेश प्राप्त करने के लिए जाते थे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो गलत थी। अलग अलग प्रांतों, जिलों और प्रशासनिक इकाइयों में अलग अलग कानून प्रचलित थे। कह सकते हैं कि हर 5 मील पे भी कि कम दूरी पे भी अलग अलग जैसे विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार के कानून प्रचलित थे। कानूनों का निर्माण भी नहीं हो पाता था कि उसमें संशोधन होने लग जाते थे। कुछ काल के बाद तो क्या हुआ कि जो मूल कानून के पूर्णतः विपरीत होता था। फ्रांस में कानून की ऐसी दुर्दशा थी कि इस विषय में इतिहासकार हेज भी लिखते हैं कि एक कस्बे में जो बात कानून सही मानते हैं वही बात अगले 5 मील से भी कम दूरी पर स्थित दूसरे कस्बे में नियम विरुद्ध हो जाती है। तो इस तरह से वहाँ की जो कानून व्यवस्था थी वो अलग अलग इकाइयों के लिए अलग अलग कानून है। माप तौल की प्रणाली, न्याय व्यवस्था, कानून तथा मुद्रा के प्रचलन में भी एक रूपता का अभाव था। अब देखिए न्याय व्यवस्था की दुर्बलता। जो वहाँ की जो न्याय व्यवस्था थी वो भी पूरी तरह से दूषित कह सकते हैं। जैसे कानूनों के समान ही न्याय व्यवस्था में भी अत्यंत दूषित और अव्यवस्थित थी। फ्रांस में उस समय केवल 17 न्यायालय थे। फ्रांस के न्यायिक क्षेत्रों में एक अद्भुत प्रणाली का प्रचलन था। क्या था वो? कि सामंत ही न्यायाधीश का कार्य करते थे। जो सामंत होते थे वो ही न्याय का कार्य करते थे और ये लोग पूरे जीवन अब उसी पद पर बने रहते थे। तो उनके पदों का क्रय विक्रय भी होता था और न्यायाधीश का पद प्राप्त कर लेने के पश्चात वे न्यायाधीश घूसखोर और पक्षपात के आधार पर निर्णय देते थे। इसके निर्णयों में किसी प्रकार की न्यायिक भावना नहीं होती थी और ये इसकी जो सबसे ज़्यादा जो गलत चीज़ थी वो राजा गया लेटर डी कैच। ये होता था, ये लेटर दी कैच होता था क्या कि जो एक पत्र होता था जिसमें उस कैदी का नाम नहीं लिखा होता था, जो राजा के आदेश के द्वारा जारी किया जाता था। तो जो अधिकारी, जो धनिक वर्ग था वो उन पत्रों को खरीद लेता था, बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार कर सकते थे। अपराध के उच्च वर्ग को कम सजा परंतु जनसाधारण को कड़ी सजा दी जाती थी। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। फ्रांस की क्रांति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। फ्रांस की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं था। राजा के विरुद्ध भाषणों अथवा लेखों के माध्यम से आवाज नहीं उठाई जा सकती थी। भाषण, लेखन एवं प्रकाशन पर कठोर नियंत्रण था। राजा मुकदमा चलाए बिना भी किसी को भी गिरफ्तार और दंडित कर सकता था। धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। प्रजा का राजधर्म कैथोलिक धर्म था, इसलिए प्रोटेस्ट धर्मावलंबियों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था की गई थी। अब देखिए अगला जो कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में देखिए सबसे पहले हम जो समाज को यहाँ पर 4 वर्गों में बांटा गया। एक तो पादरी वर्ग होता था, दूसरा कुलीन वर्ग होता था, एक साधारण वर्ग होता था। तो जो पादरी वर्ग होता था, तो जो पादरी वर्ग था जिसको विशेष अधिकार दिए गए थे। तो जो पादरी वर्ग था उनको विशेष अधिकार दिए गए थे
क्योंकि जो पादरी था, जैसे फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च की प्रधानता थी और चर्च एक स्वतंत्र संस्था के रूप में उस समय पे कार्य कर रहा था। देश की भूमि का 5वां भाग चर्च के पास था और वो उससे मतलब चर्च की जो वार्षिक जो आमदनी करीब 3 करोड़ रुपए की थी और चर्च स्वयं में भी कर मुक्त था, लेकिन उसके लोगों पर कर लगाने का विशेष अधिकार प्राप्त था। चर्च की अपार संपत्ति से बड़े बड़े पादरी भोग विलास का जीवन जी रहे थे। धर्म के कार्यों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वे पूर्णतः सांसारिक जीवन ही व्यतीत कर रहे थे, मतलब रह रहे थे पादरी बनकर, लेकिन वो पूरी तरह से सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। और ये जो वर्ग है, जो पादरी वर्ग है, जो चर्च के पास, और एक जो दूसरा वर्ग था विशेष अधिकार रहित वर्ग, मतलब एक कुलीन वर्ग हो गया। फ्रांस का कुलीनों में सुविधाजनक और संपन्न वर्ग था। कुलीनों को अनेक विशेषाधिकार, एक तो पादरी वर्ग हो गया, दूसरा कुलीन वर्ग हो गया, इसको भी विशेष अधिकार प्राप्त थे। ये भी राज की कर भूमि से मुक्त थे। धर्म और सेना के जो उच्च पदों पर कुलीनों की ही नियुक्ति होती थी। वे किसान से कर वसूल करते थे। कुलीनों के विशेषाधिकार और उत्पीड़न से साधारण लोगों को क्रांतिकारी बना दिया था। अब आता है आपका कृषक वर्ग। जो कृषक वर्ग था, फ्रांस की कुल जनसंख्या का 80% कृषक वर्ग था और यह विशाल वर्ग अत्यंत दयनीय दशा का जीवन व्यतीत कर रहा था। फ्रांस में अधिकांश संख्या स्वतंत्र किसानों की थी, जिसमें से कुछ के पास भूमि थी, फिर भी वे दुखी थे क्योंकि समाज का संपूर्ण बोझ उन्हीं के ऊपर था। उन्होंने अपनी कमाई का कम से कम 50% वो करों के रूप में देना पड़ता था। खेतों पर मजदूरी करने वालों की दशा और भी दयनीय थी। मौसम के खराब हो जाने पर किसानों को भुखमरी का सामना करना पड़ता था। तो सिर्फ कृषक वर्ग अपनी दशा में सुधार लाना चाहते थे और यही सुधार सिर्फ एक क्रांति द्वारा ही आ सकती थी। इसलिए कृषक वर्ग से ये क्रांति की शुरुआत हुई। अगला है मजदूर वर्ग। मजदूर और कारीगरों की दशा उनसे भी ज़्यादा दयनीय थी। कैसे? क्योंकि दस्तकारों जो मजदूर थे उनकी संख्या 5 लाख थी। वे मुख्यतः नगरों में रहते थे और फ्रांस में उद्योगों का अधिक विकास नहीं हो पाया था, अतः तुलनात्मक दृष्टि से उनका वर्ग छोटा था। दस्तकार या मजदूरों को भी समाज में हीन माना जाता था। उनको किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं मिले थे। मालिक की अनुमति के बिना कोई मजदूर अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी जगह नौकरी भी नहीं कर सकता था और जिसकी वजह से उन्हें अनेक कर भी देने पड़ते थे। सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम करना पड़ता था। अपने मालिकों के द्वारा सताए जाने वाले मजदूरों की संख्या बहुत सी गुप्त संस्थाएं बन गई थीं और समय समय पर हड़ताल और विद्रोह करते रहते थे। और जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो मजदूर और दस्तकारों ने इसमें भाग लिया था। अब देखिए मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के लोग सामाजिक असमानता को समाप्त करना चाहते थे। तत्कालीन शासन के प्रति सबसे अधिक असंतोष मध्यम वर्ग में था, इसलिए क्रांति का संचालन और नेतृत्व इसी वर्ग ने किया। किसने किया था? मध्यम वर्ग ने कहा था। अब देखिए आ जाइए आर्थिक कारण। अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था। फ्रांस की अर्थव्यवस्था थी वो अव्यवस्थित थी। राज की आय और व्यक्ति की आय में कोई अंतर नहीं था। मतलब राजा की जो पर्सनल आय थी वही राज्य की आय थी। किसी स्रोत से कितना धन आना है और कितने मदों में उन्हें खर्च करना है ये निश्चित नहीं था। निश्चित योजना के अभाव में फ्रांस में आर्थिक तंगी थी। कोई योजना नहीं थी जिसकी वजह से फ्रांस भी आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। अब ये जो यहाँ की जो व्यवस्था थी, जैसे आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था कि राज्य दरबार पर अपव्यय। जो राज्य दरबार पर समस्त राज्य की आय का विशाल भाग व्यय हो जाता था। राजमहल में 18,000 कर्मचारी थे और जिसमें 16,000 तो राज परिवार की सेवा में ही लगे रहते थे। शेष दरबारी सामंतों की सेवा करते थे, सेवकों को उपहार देने में पर्याप्त धन व्यय कर देते थे। राजमहल का वार्षिक व्यय 15 करोड़ रुपए था। और जो लुई 14वें आए थे तो उन्होंने क्या किया था? लुई 14वें ने मतलब फ्रांस की दशा को और ज़्यादा दयनीय बना दिया।
उन्होंने क्या किया, स्पेन का जो उत्तराधिकारी युद्ध था उसमें भाग ले लिया, और इस प्रकार युद्ध में भाग लेने से राजकोषीय घाटे को पूर्णतः ही रिक्त हो गया था। अब देखिए यहाँ की दोषपूर्ण कर व्यवस्था। कर व्यवस्था क्या थी? समाज का प्रथम 2 वर्ग कर मुक्त थे। कर का सारा बोझ था वो तृतीय वर्ग पर, मतलब किसानों पर था। कहा जाता है फ्रांस में पादरी पूजा करते हैं, कुलीन युद्ध करते हैं और जनता करती थी। ऐसी व्यवस्था में असंतोष होना स्वाभाविक ही था। और जो कर प्रणाली भी मतलब फ्रांस की कोई निश्चित नहीं थी। और कर वसूल का मतलब ठेके पे दिया जाता था। ठेकेदार अधिक से अधिक कर वसूल करता था। अब इसके बाद में आता है व्यापारिक और व्यवसायिक अवरोध। अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था में व्यवसाय और वाणिज्य का विकास भी ठप हो गया था। व्यवसायियों और व्यापारियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। उन्हें प्रत्येक प्रांत, जिला, शहर, स्थान विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे, और जिससे क्या हुआ कि वो प्रभाव पूरी तरह से यहाँ के अर्थव्यवस्था पर पड़ा। बेकारी की समस्या ने भी आर्थिक स्थिति को दयनीय बना दिया था। उद्योगों के कारण घरेलू उद्योग धंधे बंद हो गए थे। उन्होंने इनमें कार्यरत कर्मचारी और मजदूर बेकार हो गए थे। वे क्रांति के समर्थक बन गए थे। अब सैनिक असंतोष। फ्रांस के जो सैनिक वर्ग था उसमें अधिकांश किसान थे। तत्कालीन अव्यवस्था से वो असंतुष्ट थे। उन्हें नियमित वेतन ही नहीं मिल रहा था। क्रांति से पहले जो सैनिकों का बहुत दिनों से वेतन बकाया भी था। सैनिकों के भोजन वस्त्र का भी समुचित प्रबंधन नहीं था। सेना में पदोन्नति योग्यता के आधार पर नहीं की जाती थी, बल्कि सिर्फ कुलीन वर्ग के लोग और जो चापलूस होते थे उन्हीं को दिया जाता। इससे सेना असंतुष्ट थी। बौद्धिक कारण में देखा जाए कि फ्रांसीसी क्रांति में बौद्धिक कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रांस में अनेक दार्शनिक, विचारक और लेखक हुए, जिन दार्शनिकों ने फ्रांस के जनमानस को झकझोर दिया। उन्हें जैसे मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर और रूसो का नाम सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है। अब देखिए विदेशी घटनाओं का प्रभाव, क्योंकि जिस समय फ्रांस में क्रांति हो रही थी, जैसे 1688 में इंग्लैंड में भी क्रांति हो चुकी थी, तो इससे भी प्रभावित हुए। इंग्लैंड में जो निरंकुश और स्वेच्छाकारी जो शासन समाप्त हुआ था तथा जनता के नागरिक अधिकारों की सुरक्षित हुए थे, तो उससे ये लोग प्रभावित हुए। फ्रांस पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का व्यापक प्रभाव पड़ा। जैसे अमेरिका में होने वाली क्रांति से और इंग्लैंड में उपनिवेशों की सहायता, परंतु यह संघर्ष फ्रांस के लिए महंगा पड़ा, क्योंकि पहले से ही बजट में घाटा चल रहा था। और जिन फ्रांसीसी सैनिकों ने बुद्धिजीवियों ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, वे स्वाधीनता की भावना से स्वदेश लौटे। उन्होंने देशवासियों को सामाजिक विषमता तथा राज्य की निरंकुशता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भी प्रेरित कर दिया। तो कह सकते हैं जो इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति ने मतलब 1789 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।